नमस्कार, मैं अनुभा जैन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स विषय के संचार कौशल उक्त प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। संचार कौशल के भाग पहले में हमने पढ़ा कि संचार क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या गुण एवं दोष होते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रभावी संचार क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, इसके कौन से अवरोधक हैं जिन्हें कि हम दूर करके अपने संचार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। क्योंकि संचार तो सभी कर लेते हैं, संचार एक सारा जन समाज, अगर हम उदाहरण लें तो सारे पशु पक्षी भी अपना संचार करते ही हैं। अपने विचारों को अपनी जाति में वह एक दूसरे से बताते ही हैं। लेकिन जो प्रभावी संचार होता है वही एक ऐसा होता है जो कि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। संचार के क्षेत्र में एक हमारे बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जिम रॉन, जिन्होंने कहा है कि आप अपनी बात कह रहे हैं, आप संचार कर रहे हैं तो आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आप संचार कर रहे हैं तो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुशलतापूर्वक संचार कर रहे हैं तो आप चमत्कार कर रहे हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका संचार ही है, यह आपका प्रभावी संचार ही है जो आपको एक बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जिसके अंदर यह गुण होता है वह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेता है। और आज प्रभावी संचार की आवश्यकता आपके घर से लेकर आपको आपके व्यवसाय तक पहुंच चुकी है। अगर आपको व्यवसायिक उन्नति करना है तो आपके अंदर यह कौशल होना चाहिए। संचार प्रक्रिया में जब एक संदेश संप्रेषक कुछ बात किसी को कहता है या प्रवाहित होता है तो इसमें प्रवाह में संप्रेषक के व्यवहार का अंश भी प्रभावित होता है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपके विचार हैं, वो आपके संचार के माध्यम से दूसरों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रभावी संचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए। लेकिन सिद्धांतों को जानने से पहले मैं यहाँ पर वर्धमान का एक मॉडल है जिन्होंने इसके लिए कुछ तत्व बनाए हैं, और उनके मॉडल में उन्होंने यह अंग्रेजी के 5 शब्द लिए हैं। यहाँ पर संचार का पर्पस होना चाहिए, आपका रिसीवर होना चाहिए, संचार को प्राप्त करने वाला कोई ज़रूर होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, कोई प्रभावशाली होना चाहिए, जो आप संचार प्रयुक्त कर रहे हैं उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, यहाँ पर डिज़ाइन आप रूपरेखा होनी चाहिए जो कि पहले से आपके सुनिश्चित हो, तभी आप अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर या कुशलतापूर्वक उसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अन्यथा इसमें आपको परेशानी आएगी। और इम्पैक्ट, एक्सिक्यूशन आपको उसको निष्पादन कर सके, आप अपने संचार को पूरा प्रस्तावित करने के बाद अगर व्यक्तियों के से आपको उसका बहुत उचित प्रतिक्रिया मिलती है और आप उसको कुशलतापूर्वक पूरा कर ले जाते हैं, तभी वह प्रभावशाली संचार के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे कि प्रभावी संचार के क्या सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले जो है सहायक एवं बाधक तत्व का सिद्धांत। तो जो कुछ तत्व होते हैं जो कि हमारी संचार प्रक्रिया को सहायता प्रदान करते हैं, वहीं कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे संचार को बाधित करते हैं, जैसे कि शोरगुल हुआ, या उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके आँखों को देखने की कमी आना या कानों के से सुनने की कमी आना, इस तरह की जो बाधक तत्व होते हैं, या कई बार रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, तो ये बाधक तत्व के अंतर्गत आते हैं जिन्हों की हमें दूर करना चाहिए अपने संचार को प्रभावशाली बनाने के लिए। पृष्ठपोषण का सिद्धांत है। पृष्ठपोषण में हम लोग जो है कि संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, तो इसमें अगर आपको प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है
तभी आपका संचार सफल माना जाएगा, और वो भी प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। उचित सामग्री का सिद्धांत जो है, इसमें आप जिसको पढ़ा रहे हैं, आपके जो संचार आप कर रहे हैं, वो सामग्री उचित होनी चाहिए। जैसे कि हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 1 के छात्रों को अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारी विषय सामग्री होगी वो उनके अनुसार होनी चाहिए। या किसी 6-7 साल का जो कोई बच्चा है, अगर आप उसको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई समझा रहे हैं या कोई कहानी भी सुना रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसकी उम्र के हिसाब से मेल खाती हुई होगी विषय सामग्री, तो आपका संचार प्रभावशाली रहेगा। सजगता, इसमें जो दो व्यक्ति हैं, यह द्विपक्षीय क्रिया होती है, तो इसमें सजग रहना चाहिए दोनों ही पक्षों को, चाहे संचार देने वाला हो या संचार प्राप्त करने वाला। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, जो संप्रेषण माध्यम जो है आपका, वह भी प्रभावशाली होना चाहिए। आप किस माध्यम से दे रहे हैं, कहाँ क्या संचार कर रहे हैं, आपने जिस माध्यम को चुना है वह भी आपका अगर सही होगा तो आपका संचार सकारात्मक होगा। योग्यता का सिद्धांत, अगर दोनों ही पक्ष योग्य हैं, संचार लेने वाला भी और संचार देने वाला भी, जैसे कि अगर कक्षा में आप शिक्षक पढ़ा रहा है और अगर शिक्षक अपने विषय में योग्य नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ये योग्यता का सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा, और जो आपका संचार है वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को स्वयं ही अपने विषय पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तो वह प्रशिक्षार्थियों को बहुत अच्छे से उसका संप्रेषण नहीं कर पाएगा। अब हम जानेंगे कि प्रभावी संचार के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्ण विवरण, जो हमारा हम संचार प्रेषित कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त हो और पूर्ण तरीके से लिखा हुआ हो। जैसे स्पष्टता के लिए हम देखते हैं कि जो संचार देने वाला हो उसे अपने विषय का एक तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जो सामग्री है वो या तो बहुत अच्छी लेख में लिखी हो या फिर टाइप किया हुआ हो। संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सामग्री जो वितरित की जा रही वो पूर्ण भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संक्षिप्त है तो उसको बहुत ज़्यादा संक्षिप्त कर दिया गया है कि उसका जो अनुवाद कर रहे हैं तो वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है। शिष्टता व शालीनता, अगर कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति है जो किसी को संचार कर रहा है, बोलने में या लिखे संचार, तो जो शब्द चयन आप कर रहे हैं उसमें आदर सूचक, उसको भी सम्मान, जो संचार प्राप्त करने वाला है उसको सम्मान की अनुभूति होनी चाहिए कि हमको सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो वो जो भी आपका संचार प्रेषण जाएगा उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। आदर्श व्यवहार के सिद्धांत में हम देखेंगे कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह चाहता है कि उसके अगर कोई व्यवसाय का अधिकारी या प्रबंधक है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही व्यवहार हमारे सारे कर्मचारी करें। उदाहरण के रूप में कि सभी लोग समय से आएं, तो इसके लिए प्रबंधक की भी यह दायित्व बनता है कि वह समय से आए और समय से आने का आदर्श प्रस्तुत करे, तभी आपके जो अन्य कर्मचारी हैं वो उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहयोग का सिद्धांत होना चाहिए, जो आपस में एक साथ अगर हम लोग मिलजुल कर एक संस्थान में काम कर रहे हैं और अगर आपस में सहयोग रखेंगे तो वहाँ पर जो भी काम होगा वो बहुत अच्छे से संपन्न होगा। जैसे कि अगर किसी को कंपनी में कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, कुछ भी हुआ है, कुछ काम करना है, तो अगर हमें सभी कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम उस मुकाम को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह समुचित संप्रेषण विधि, जो आपकी संप्रेषण विधि है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पूर्णता से उसको आप अपने जो भी जिसको आप संप्रेषण कर रहे हैं पूर्णता के साथ उसको आपको प्रेषित करनी चाहिए। आपको किससे कब क्या कहना है यह भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी है और किसी कर्मचारी से कोई गलती हो गई है और बहुत सारे लोग हैं, आप वहीं पे उसको डांटने लग जाएं, तो यह गलत संप्रेषण होगा उस समय।
वो उसको नकारात्मकता में ले जाएगा और वह अपने अधिकारी से भी रिश्ते खराब होंगे और इसके विपरीत जो उसका आत्मविश्वास है उसको भी ठेस लगेगी। तो हमें उचित संप्रेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए कि आप उसको डांट भी सकते हैं, लेकिन उसका भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है। संप्रेषण निरंतर हो। अगर कोई भी व्यवसाय हो जहाँ कर्मचारियों के बीच में हो या कोई भी संस्थान है जहाँ अध्यापक और प्रशिक्षार्थियों के बीच में हो, संप्रेषण हमारा लगातार बना रहता है तो वह सही रहता है। उचित समय पर संदेश का प्रेषण होना चाहिए। ऐसा नहीं समय निकल गया फिर आपका पत्र निकल के आ रहा है ऑफिस में तो फिर वह फाइल में ही दब के रह जाएगा, उसका संप्रेषण नहीं हो पाएगा या वह उतना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसी तरह संप्रेषण की पुष्टि, जो संप्रेषण आप दे रहे हैं उसकी जो है वो पुष्टि होनी चाहिए कि आपने संप्रेषण जो दिया हुआ है उसको प्राप्त हो गया है कि नहीं हुआ है। उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि आपने संप्रेषण दिया है, उससे बात कर सकते हैं कुछ भी कि उसको प्राप्त हो चुका है, और अगर उसके बारे में उसकी कोई भी आपके लिए कोई राय है, कोई मशवरा है, कोई सलाह है तो आप उसको मानेंगे। इस तरह से संचार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व भी है, क्योंकि ये संगठनात्मक जो आपकी छवि है, किसी भी संगठन में अगर काम करें तो उसकी छवि को सुधार करता है, क्योंकि जो संगठन होता है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। और आज हमारे व्यावसायिक संगठन का सिर्फ यही दायित्व नहीं रह गया कि वह लाभ कमाए, बल्कि उसे समाज का और देश का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपका संचार सभी से ठीक चलता है तो यह संगठनात्मक छवि में सुधार करता है। समन्वय की स्थापना का आधार होता है। समन्वय, अगर आपका संचार सही चल रहा है, सभी में व्यवहार अच्छा है, तो सभी के अंदर समन्वय की भावना विकसित होती है। इसी तरह प्रभावी नेतृत्व की स्थापना का आधार होता है। अगर आप प्रभावशाली तरीके से संचार कर रहे हैं तभी आपके अंदर वह नेतृत्व का गुण आ सकता है, क्योंकि नेता का मतलब ही होता है कि जो अपनी बात सभी तक उचित माध्यम से उचित तरीके से पहुंचा सके और वह उनको समझ में भी आ सके। इसी तरह से प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि यह एक प्रबंधक ही होता है जो सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करता है। तो अगर आपके अंदर प्रभावशाली संचार का गुण है तो आपको उच्च प्रबंधन क्षमता है, आपको खुद में ही आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। निर्णयन का आधार, अगर आपका संचार कौशल बहुत अच्छा है, आप संचार में बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं या उसको महसूस करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारी सूचनाएं हैं वो प्राप्त होंगी। क्योंकि अगर आप कम संचार करेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित सी बात है कि आपको पता ही नहीं होगा सब कुछ। लेकिन जब आप संचार के सारे साधनों साधे स्रोतों पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपको सारे जगह की ज्ञान होगा। तो उस समय क्या होगा कि आप निर्णय उचित ले पाएंगे, क्योंकि जब आपको सारी जानकारी होगी, चाहे अपने किसी व्यवसाय के अंदर जो चल रहा है या क्या कार्य प्रणाली है, क्या उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों को कैसा पूरा करना है, तो यह सारा आपको निर्णय क्षमता में आपको उपयोगी सिद्ध होगा। मानवीय संबंधों का विकास, जब संचार बहुत अच्छा चलता है, सभी के बीच परस्पर अच्छा व्यवहार होता है, जो कंपनी का अधिकारी होता है वो अपने कर्मचारियों से अच्छे से बात करता रहता है, तो सभी में मानवीय संबंध होते हैं, मतलब सभी लोग हिल मिल के रहते हैं। आज का जो आज का युग है या वर्तमान युग है, हम उसमें इस चीज़ को छोड़ सकते हैं कि अब जो आप अगर नौकर को नौकर की दृष्टि से देखेंगे तो आप अपना काम कभी नहीं करवा पाएंगे, उसको भी आपकी मानवीय भावना की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है, जो हमारे शरीर में एक रक्त की आवश्यकता होती है जो कि पूरे शरीर को संचालित करता है। इसी तरह से जो संचार होता है वो पूरे व्यवसाय को उचित तरीके से संचालित करता है। निम्न लागत पर अधिकतम, आपका जो औद्योगिक शांति को भी बढ़ाता है। निम्न लागत पर यहाँ पे मतलब है कि छोटी सी लागत से शुरू करना, और लेकिन आप अगर सभी कुछ आपको पता होगा और आप सही समय पर
सही डिसीज़न लेंगे तो आप कम लागत पे आप ज़्यादा उससे उत्पादन कर पाएंगे। और एक व्यावसायिक फर्म के निर्बाध कार्यविधि का आधार, जो एक व्यावसायिक फर्म आपकी कोई चल रही है, तो अगर सभी लोग आपके साथ हैं तो आपका व्यवसाय बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। संचार के कुछ अवरोध हैं, जैसे भाषा संबंधी अवरोध, संगठन से संबंधित भावनाओं से जुड़े अवरोध या भौतिक अवरोध, या आपके जो भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ आपके व्यक्तिगत अवरोध। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि क्या होते हैं ये। जो भाषा संबंधी आपके अवरोध होते हैं, जैसे आपका अनुवाद त्रुटिपूर्ण है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, आपने कुछ का कुछ लिख दिया है, या आप कोई अंग्रेजी का शब्द अगर हम उठाते हैं कि हैप्पी, प्लेजर और इन्जॉय, ये 3 शब्द हैं, सबका मतलब खुश है, बट सबका प्रयोग हमें अलग अलग जगह पे करना होता है। आपकी अस्पष्ट मान्यताएं होती हैं, अस्पष्ट मान्यताएं या आपकी जो अस्पष्ट पूर्ण धारणाएं होती हैं, यह भी अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे आप समझ लेते हैं कि उस व्यक्ति को हमने इतना बता दिया है, या कोई कंपनी का आपका क्लर्क है और कोई पत्र प्रेषण करवाना है तो हमने इतना बोल दिया है वो कर लेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको सारा कुछ ज्ञान हो। आपको उसको स्पष्ट संचार देना चाहिए, यह स्पष्ट रूपरेखा वहाँ पर प्रस्तावित करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। त्रुटिपूर्ण शब्दों में अगर अभिव्यक्त संदेश है, अगर शब्दों का वहाँ स्पष्टता से चयन नहीं किया गया है, तब भी संचार आपका भाषित होगा। और तकनीकी भाषा का प्रयोग जो होता है कि कुछ लोग डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर हैं, इनकी अपनी भाषा शैली होती है, तो ये उनकी भाषा जो है ना वो हर किसी को समझ में नहीं आती, तो ये आपके भाषा संबंधी अवरोध के अंतर्गत आ जाता है। जो संगठन से संबंधी अवरोध है, जो आप किसी संगठन में काम कर रहे होते हैं कि जटिल संगठनात्मक संरचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़े संगठन जो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी इकाइयों में सारे को बांट दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रबंधक होता है, अगर किसी मैसेज को या किसी पत्र को कुछ भी मैसेज भेज रहा होता है, तो वो नीचे जाते जाते उसका पूरा स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। मुख्यतः अगर किसी से कोई ऋणात्मक नकारात्मक बात है तो वह तो पूरी तरह से ही परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे प्रतिष्ठात्मक जो संबंध है आपके, प्रतिष्ठा से लेकर कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो बहुत प्रतिष्ठित है और उसके अगेंस्ट कोई कंपनी के अधिकारी ने कुछ एक्शन लिया है और उससे रिलेटेड कुछ आपके पास कुछ पत्र या कुछ भी प्रारूप आया है या उन्होंने कुछ ज्ञापन निकाला है, तो उस समय वो आपका संचार अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी प्रतिष्ठा की उस समय से पड़ी रहती कि ये सारे जगह संचारित ना हो पाए, वरना मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। संचार सामग्री जो है, अगर उसका घटिया रख रखाव करेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे, जैसे कि किसी ऑफिस को देखते हैं, क्योंकि हम व्यावसायिक दृष्टि से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसको अपने व्यवसाय को आगे ले जाना है, और व्यावसायिक उन्नति से ही सबकी उन्नति होती है। तो अगर जो आपकी संचार सामग्री, कहीं से कोई पत्र आया था और उसको आपने सही से संभाल के नहीं रखा और आवश्यकता पड़ी तो हमें उसका उत्तर देना है या कुछ भविष्य में, तो उस वजह से भी संचार बाधित हो जाता है। संगठनात्मक जो नियम नीतियां हैं आपकी संगठन को लेके, जो भी कई बार बहुत रूढ़िवादी होती हैं, बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, तो वह रूढ़ियाँ भी संचार को बाधित करती हैं। संगठनात्मक सुविधाएं, अगर किसी संगठन में जो सुविधाएं होनी चाहिए द्रव्य सामग्री को लेकर या कच्चा माल को लेकर या संचार से संबंधित और भी कोई सामग्री हो, अगर वहाँ वह सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो आपका संचार निर्विरोध गति से चलता है। इसके विपरीत अगर उन सुविधाओं का अभाव रहता है तो आपका संचार बाधित हो जाता है। अब हम भावनात्मक अवरोध को पढ़ेंगे। जो भावनाएं होती हैं, जो आपके अंदर की भावनाएं होती हैं, कुछ लोग अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं। उनके लिए अपने निजी और अपने व्यवसायिक दोनों को ही वह एक साथ लेकर चल देते हैं, तो उस समय हमारे जो संचार वो बाधित हो जाता है। जैसे कि भावनात्मक दृष्टिकोण है, जो भावनात्मक दृष्टिकोण आपका है, अगर आप अपनी निजी बातों को या अपने जो भी
दृष्टिकोण है, आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं या आपका आत्मविश्वास कम है, जो भी है, लेकिन आप जब ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपने आत्मविश्वास को ऊपर ही रखना है और अपनी सारी जो निजी बातें उनको एक तरफ रख देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हो और उनका यही दृष्टिकोण जो है वो संचार को बाधित कर देता है। अल्प धारणशीलता जो होती है कि कई बार होता है कि कंपनी के किसी सचिव को या किसी को कोई बात आप तक कहने की कि आपको ये सारे कर्मचारियों तक पहुंचानी है और उसको कहा गया, लेकिन उसकी धारणशीलता मीन्स जो उसका मेमोरी है वो बहुत कम धारण कर पाता है, या परसेप्शन भी इसको आप कर सकते हैं, अवधारणा जो होती है उसकी बड़ी कम हो रहती है कि वह उसको जैसा कहा गया था वैसा ना कह के उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर देता है, न्यूनतम अपनी अल्प धारणशीलता के कारण। तो उस समय भी आपका संचार बाधित हो जाता है। चयनात्मक दृष्टिकोण जो होता है, चयनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम रख सकते हैं कि जब आपने सारा कुछ, अगर आपको सारे कंपनी के उद्देश्य, नियम और हमें अपनी कंपनी को कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, यह आपको पता होगा तो आप अच्छे से चयन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कंपनी के जो मीटिंग है उस समय भी अगर ये बातचीत चल रही है और आप अपने निजी पक्ष को ज़्यादा वहाँ पर बल देते हैं तो आप चयन नहीं कर पाते हो, उस समय आपकी भावनाएं आप पर ज़्यादा हावी हो जाती और आप अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से अनावश्यक मिश्रण व विरूपण, अगर अनावश्यक रूप से कुछ मिश्रण कर दिया जाता है संचार सामग्री में, क्योंकि ज़्यादा कुछ कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, कुछ बोला गया है उसको कुछ और बोल दिया जाए, मुख्यतः उस कंडीशन में जबकि कुछ नकारात्मक बात हो तब भी आपका संचार बाधित होता है। संचार पर अविश्वास, अगर आपके कार्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत अच्छी इमेज नहीं है, उसकी सभी लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और अगर आपका अधिकारी उसी के द्वारा कोई संचार प्रेषित करवाता है तो उस समय संचार पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। सब कहते हैं अरे उसने कहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये उसने गलत ही कहा होगा। तो इस तरह का अविश्वास भी संचार को बाधित करता है। और अपरिपक्व मूल्यांकन, अगर जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं, जो आपका अधिकारी है वो सही समय नहीं दे रहा है और उसे अपने कर्मचारियों की योग्यता का सही ज्ञान ही नहीं है, तो उसका जो मूल्यांकन होगा वो सही नहीं होगा, उस समय भी संचार बाधित होता है। भौतिक अवरोध के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कुछ हमारे आसपास के साधन, जो आपके जो हमारे आसपास जो भी हमारा वातावरण है वो हमारा भौतिक वातावरण कहलाता है। तो भौतिक अवरोध के अंतर्गत सबसे पहले हम बढ़ेंगे साहित्यिक विस्फोट। आज हम देखते हैं कि साहित्यिक विस्फोट पूरे में साहित्य भरा पड़ा है। अगर आप कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी और आप जिस विषय पे चाहते हैं आपको अच्छा खासा संदर्भ मिल जाएगा, आपको विषय सामग्री मिल जाएगी। लेकिन वो इतना ज़्यादा होता है कि हम पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, जो कि हमें भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। शोर, समय व दूरी, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तब भी, और समय व दूरी, अगर समय ज़्यादा है और दूरी जो है, अगर संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण प्राप्तकर्ता के अंतर्गत दूरी बहुत ज़्यादा होती है तब भी जो हमारा संप्रेषण है वो बाधित होता है। वित्त संबंधी जो बाधा होती है, अगर आपके संस्थान में कोई वित्त संबंधी परेशानी है, आपको पूर्ण रूप से वेतन नहीं मिल रहा है या आपको और किसी भी तरह से आपको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तब भी संचार हमारा जो है वो बाधित होता है। हेलो प्रभाव के अंतर्गत जब संचार हम दे रहे होते हैं तो संचार जो श्रोता होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, और जब उनके विचार जो आपस में टकराते हैं तो उसको हम हेलो प्रभाव कहते हैं। तो उस समय विवाद की स्थिति भी आ जाती है। इस तरह हम व्यक्तिगत अवरोधों को जानेंगे। कुछ उच्च अधिकारियों से संबंधित अवरोध होते हैं, जैसे कि उच्च अधिकारियों का अगर व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है तब भी कर्मचारी जो काम है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और साथ साथ वह काम में मन नहीं लगाते हैं, और सब जो कंपनी का वातावरण है
वह भी दूषित हो जाता है, वहाँ मानवीय संबंध नहीं रह जाती। शारीरिक भाषा आपकी बहुत कुछ बताती है कि आप क्या कह रहे हैं। इसी तरह से अधीनस्थों का जो संबंधी अवरोध है, अधीनस्थ कर्मचारियों से जो अधिकारियों के संबंध कैसे हैं, या किसी के लिए इस तरह का अधीनस्थ के लिए कोई ऐसा मैसेज निकाल दिया कि जो उसकी सम्मान के खिलाफ है, या कुछ नकारात्मक कोई पुष्टि पेशण कर दी है, उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञापन दे दिया, उसको मेमो दे दिया, तब भी वह मैसेज जो है वो कन्वर्ट उसको दबा के रह जाएगा। प्रेरणा का अभाव रहता है। अगर जब आपको आपका अधिकारी प्रेरित नहीं करता है, आपको जब आपने अच्छा काम किया है तो उस पर पुरस्कार नहीं मिल रहा है, बुरा काम किया है तो डांट बहुत मिल रही है, तो व्यक्ति जो है वो आपका कर्मचारी या कहीं भी व्यावसायिक संस्थान का या घर में ही आप देख लीजिए, तो आप प्रेरित नहीं होंगे तो आप जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। जो संचार है उसमें भी आप जो है कटे कटे से रहने लगते हैं। तो इस तरह अब हम जानेंगे कि हम अपने संचार को बहुत प्रभावी कैसे बना जाएंगे। कुछ 7 मंत्र हैं और इनके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो मैं साथ साथ बताती गई हूँ कि इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो 7 मंत्र है। स्पष्टता, आपका जो संचार है वो स्पष्ट होना चाहिए। उसको कहने का, आप जो कह रहे हो वो द्विभाषी तरीके से नहीं होना चाहिए, जो लिखा हो एकदम साफ साफ होना चाहिए, तो आपका संचार प्रभावी रहता है। संक्षिप्त होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तब भी संचार आपका प्रभावित या बाधित होता है। ठोस होना चाहिए, सटीक शब्दों का प्रयोग कीजिए, टू द पॉइंट बोलिए, तो आपका संचार सही रहेगा। सही वर्तनी भाषा व्याकरण का प्रयोग कीजिए। सुसंगत होना चाहिए, आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए कि वह जिस अर्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनका वही अर्थ निकले। पूर्ण होना चाहिए, संदेश की कभी भी अपूर्ण जानकारी नहीं देना चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब है कि कम शब्दों में, लेकिन अपनी बात को आपको पूर्ण तरीके से कहना चाहिए। विनम्रता अवश्य होनी चाहिए, सम्मान झलकना चाहिए, क्योंकि हर कोई सम्मान चाहता है। तो आज हमने पढ़ा कि प्रभावी संचार क्या होता है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्व है। यह हमारे घरेलू जीवन से शुरू होता है और व्यावसायिक जीवन तक बहुत उन्नति करवाता है। तो हमने जाना प्रभावी संचार क्या है, उसके तत्व क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं और उसके अवरोधक क्या हैं, जिनको कि हमें निष्पादन करना है और प्रभावी संचार में कौशलता हासिल करनी है, जिससे कि हम अपने व्यावसायिक संगठन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकें। और इसीलिए आपने जाना होगा कि जो साक्षात्कार होता है उसमें उम्मीदवारों के इसी व्यक्तित्व को परखा जाता है। तो उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने में मैंने आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो कि माया शुक्ला ने लिखी है और www.nimmi ऑनलाइन लर्निंग इस वेबसाइट की सहायता ली है। आशा करती हूँ कि यह जो आज का प्रशिक्षण कार्य है आपको अच्छा लगा होगा और भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।